Hello students, I am Ankit Benuwal pursuing my BSc Honours Agriculture from CCSHAU हिसार। आज हम एग्रीकल्चर जो कि BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड सिलेबस को कवर करेंगे। तो सिलेबस के हिसाब से आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक है जिसको हम धीरे धीरे मज़े से पढ़ेंगे। तो बच्चों, एग्रीकल्चर, अब बात आती है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर से क्या हम समझते हैं? सिंपली एक नैरो सेंस के अंदर एग्रीकल्चर का मतलब है भी क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब जो हमारी खेती बाड़ी है नॉर्मली, और लाइफ स्टॉक मतलब जो हमारा पशुधन है। तो बेसिकली इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को क्या समझा जाता है? खेती बाड़ी और जो हम पशुधन रखते हैं साथ में। बट इन अ ब्रॉड सेंस एग्रीकल्चर इज अ वाइड साइंस जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं एक्स्ट्रा, जैसे एपीकल्चर, मशरूम फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऐसे अलग चीज़ें होती है, फिशरीज, काफ़ी सारी ब्रांचेस है इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट के साथ जो हम डील करते हैं, इस चीज़ को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या समझ आया? एग्रीकल्चर क्या है? एक वास्ट साइंस। दूसरी चीज़ क्या है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर आर्ट है या साइंस है? साइंस तो हमने देख लिया, अभी साइंस है भी कैसे टेक्नोलॉजीज, कैसे नई नई इनोवेशंस आ रही है, साइंस के थ्रू आ रही है ना। बट एग्रीकल्चर एक साथ के साथ आर्ट भी है। आर्ट किस हिसाब से? मैनेजमेंट होती है। कौन करता है मैनेजमेंट? फार्मर करता है अपने फील्ड पे मैनेजमेंट, और साइंस और एक्सटेंशन के माध्यम से उस मैनेजमेंट को और सुधारा जाता है। तो साइंस, आई मीन टू से एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है भी, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? एज एक सिंपल सी चीज़ तो यही है कि एग्रीकल्चर हमें फूड प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, इकोनॉमिकल वे में देखें तो एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड कर रही है, एग्रीकल्चर क्या कंट्रीब्यूट कर रही है किसके अंदर? नेशन बिल्डिंग, जो अपने जीडीपी होती है। पता है क्या होती है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मीन्स फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइवेट, आई मीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, जो टोटल इनकम जनरेट हो रही है उसको कहेंगे जीडीपी। तो जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर अपना एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर 60% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, खेती बाड़ी करने में 60% जनता किसकी? भारत की लगी हुई है। कितना धन कमा रही है वो? 19.9%। रिसेंट जो 2019 और 2020 का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, व्हाट इट इम्प्लाइज, ये जो गैप है, किसका गैप? 60% पॉपुलेशन मिलकर 19.9% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। ये क्या है हमारे लिए? स्कोप। हमारे मतलब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और जो एग्रीकल्चर से डिग्री करना चाहते हैं उनके लिए स्कोप है ये भी। कैसे इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाकर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाकर, या फिर खुद का बिजनेस या खुद एंटरप्रेन्योर बनकर। तो हम बात कर रहे थे जीडीपी की। जीडीपी होगी 19.9%, होगी 19.9%। और जो पिछले ईयर की थी वो जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना था? 17.8%। तो इससे क्या चीज़ समझ आ रही? जो कोरोना का टाइम था जिसके अंदर हमारे टर्शरी सेक्टर, आईटी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बाकी सेक्टर साथ छोड़ गए, किसका? इकोनॉमी का। किसने ग्रोथ दिखाई? 17.8 से 19.9% पे एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई। इट मीन्स इसके अंदर पोटेंशियल है, बट हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। वो इम्प्रूवमेंट मैंने बताया कैसे कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जो 19.9% है उसके अंदर भी अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसने कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो ओवरऑल 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, कितना? 60%। कौन कर रहा है? हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री में भी क्या क्या आएगा। अगला क्या है? ये जो चीज़ है क्या है इसके अंदर? हम बेसिकली एक सीक्वेंस में याद करें भी। इंडिया फर्स्ट किस चीज़ में है? मिल्क प्रोडक्शन एंड कॉटन। इसके अंदर इंडिया की फर्स्ट पोजीशन है। एंड इंडिया सेकंड किस चीज़ में है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस एंड ग्राउंडनट।
और क्वेश्चन आता है फर्स्ट कौन है, फर्स्ट तो हमेशा ही पूछा जाएगा चाइना, चाइना इज फर्स्ट किसके अंदर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस एंड ग्राउंडनट। इंडिया स्टैंड्स थर्ड इन फिश प्रोडक्शन, मछली पालन में थर्ड है, फोर्थ इन एग प्रोडक्शन एंड फिफ्थ इन पोल्ट्री। ओके, ये कुछ अपनी स्टेटस था। इसके बाद में हम करेंगे, ये समझ में आ गया, इजी था। 60% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, कौन सा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब कुछ आंकड़े जिसे कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन पूछा ही जाता है, तो उसको कवर करना भी काफ़ी एसेंशियल है हमारे लिए। तो फैक्ट्स एंड फिगर में हम कुछ बात करते हैं, इंडिया वर्ल्ड के अंदर कितना सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड के अंदर कितना सपोर्ट कर रहा है। ओके, वर्ल्ड के अंदर इंडिया कितना एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 2%। 2% ऑफ द वर्ल्ड एरिया हैड बीन द एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया पूरे देश, आई मीन टू से पूरा जो अपनी धरती है उसका 2% सिर्फ है। 2% होने के बावजूद भी 18% ह्यूमन पॉपुलेशन एंड 15% जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब समझ रहे होगे कितना ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे, क्योंकि 2%, ओनली 2% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड इज इन इंडिया एंड इट इज here to support for the 18% of the population and 15% of the livestock population. Next, जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की, इंडिया फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, ओके, एंड सेकंड है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर, एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के अंदर भी अच्छा खासा सेकंड है, जैसे हमने बात की थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। ओके, तो है कितना प्रोडक्शन, कितना अमाउंट में हम बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन 187.7 मिलियन टन, कितना 187.7 मिलियन टन। ओके, फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है 285.17 मिलियन टन, एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना है 314, आई थिंक इट इज 314 मिलियन टन्स। अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस टाइम पे अपना प्रोडक्शन बहुत कम था, मे बी नियरली अराउंड 55 मिलियन टन्स, एंड नाउ हियर वी आर हैविंग 285 मिलियन टन्स। किसकी बदौलत है ये, ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसकी हम आगे बात करें, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड द टेक्नोलॉजीज दैट मेड दिस इम्प्रूवमेंट पॉसिबल। ओके, तो अगली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, फिगर्स जो आते हैं, वो है अपना फर्टिलाइजर कंजप्शन। जैसे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की, उसके अंदर क्या आया था, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो आज ग्रीन रिवोल्यूशन के इतने दिनों बाद क्या फर्टिलाइजर का स्टेटस है, कितना फर्टिलाइजर गिरा रहे हैं ऑन एन एवरेज। जैसे कि कुछ एरियाज है जो बिल्कुल गिरा नहीं रहे, जैसे कि सिक्किम क्या है, ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, और जैसे पंजाब एंड हरियाणा वो कितना यूज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बट ऑन एंड एवरेज क्या स्टेटस है, वो है 141 किलो पर हेक्टेयर। हेक्टेयर मतलब 2.5 किले, 2.5 किलो के अंदर 141 किलो खाद, आई मीन केमिकल्स गिराए जा रहे हैं ऑन एंड एवरेज। अगला है न्यूट्रिएंट कंजप्शन रेशो, जो खाद और केमिकल्स गिराए जा रहे हैं उसके अंदर कौन सा कितने अमाउंट में गिराया जा रहा है। 6.7 जो है ना उसका हिस्सा वो है नाइट्रोजन, और 2.7 अपना फॉस्फोरस, एंड 1 स्टैंड्स फॉर पोटास, जो अपने 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, 3 मेन जो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। इसके बाद में हम देखते हैं भी ज्योग्राफिकल एरिया कर लिया 2% है, बट है कितना मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर देखते हैं, वो है 329 मिलियन हेक्टेयर। ओके, इसके अंदर ये अपना टोटल एरिया था। अब हम बात करें एग्रीकल्चर की, इसके अंदर कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर के अंदर से 141 मिलियन हेक्टेयर जो है वो क्या है बच्चों, कल्टीवेटेड एरिया, जिसपे खेती बाड़ी हो रही है। और उस 141 मिलियन हेक्टेयर में से सिर्फ 65 मिलियन हेक्टेयर, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है, जिसके अंदर इरिगेशन मतलब नहरी पानी या ट्यूबवेल वाले पानी की सुविधा है। बाकी क्या है, रेन फेड मतलब बारिश पे डिपेंडेंट है। ओनली 65 मिलियन हेक्टेयर, कितना था, रिपीट करते हैं हम, 329 टोटल
एरिया है इंडिया का मिलियन हेक्टेयर, उसके अंदर से 141 मिलियन हेक्टेयर क्या है नेट कल्टीवेबल एरिया, और उसके अंदर से आधे से भी कम जो है 65 मिलियन हेक्टेयर वो है ओनली इरिगेटेड एरिया, रेस्ट इज अनइरिगेटेड और वी कैन से रेन फेड। पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी कितनी है? अब क्या हो रहा है, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रही है ना, धीरे धीरे जो जमीन का बंटवारा हो रहा है उसको लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं। वो अब कितनी रह चुकी है, अब कितनी है 0.3 हेक्टेयर। 0.3 हेक्टेयर हम इसको 6 कनाल कह सकते हैं। क्या है 0.3 हेक्टेयर बेसिकली हमें देखना है पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी ऑन एंड एवरेज। नेक्स्ट अपने एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आया था अभी, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर जो अपना होता है वो क्या होता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या है नीति आयोग के चेयरमैन है। चेयरमैन ऑफ एनसीएफ, एनसीएफ क्या है नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स। ऐसे काफी सारे कमीशन हैं, हम उन कमीशन के बारे में भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आई मीन डिटेल इन द सेंस उसको थोड़ा थोड़ा टच करके जाएंगे। एनसीएफ नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, उसके चेयरमैन कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वो कौन थे, वो भी एमएस स्वामीनाथन। तो ऐसे हम टॉपिक्स को कनेक्ट करेंगे ताकि हमें रिकॉल करने में इजीली रिकॉल कर सकें। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रफ़ी अहमद खिदवई वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो बेसिकली ये क्या थी, अपनी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में जो मैंने कहा, क्या कहा था स्टार्टिंग में, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्या पढ़नी है हमें, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो हिस्ट्री को हम किस टाइप से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो जो अपना स्मार्ट आर्ट है इसके अंदर दिखाया गया है इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। तो इससे एक चीज़ क्या समझ आ रही है, जो आदमी का विकास हुआ था, जैसे डार्विन ने बताया था आदमी का विकास कैसे हुआ था, बंदरों से, तो उसके साथ आदमी के विकास के साथ उसकी बुद्धि का विकास हुआ, उसकी बुद्धि के साथ उसने एग्रीकल्चर किया। तो वी कैन सिंपली से इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर गो इन हैंड टू हैंड। एग्रीकल्चर का जन्म कब हुआ, जब से ह्यूमंस है तब से एग्रीकल्चर है, इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस। ठीक है, बेसिकली इसको क्या कहते हैं, वे ऑफ लाइफ है, कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है एग्रीकल्चर। भी 60% लोग मिलकर, मैंने बताया 20% पैसे थोड़ा कमा रहे हैं, वो एक जीने का जरिया है एग्रीकल्चर। बेसिकली हम ग्राउंड लेवल पे देखे तो ओके। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को बच्चों कुछ इस टाइप से समझते हैं कि जो अपने एंसेस्टर्स हैं वो क्या थे स्टार्टिंग में, क्या थे वो, आई मीन टू से वो थे फूड गैदरर एंड हंटर्स। फूड गैदरर मतलब वो आई मीन फॉरेस्ट में जाकर फलों को, पत्तियों को, जड़ों को इकट्ठा करते थे फॉर देयर लिवलीहुड, एंड हंटर्स वो शिकार करते थे। तो ये क्या थे, फूड गैदरर्स एंड हंटर्स। उसके बाद में उन्हें लगा भी हम अपने लिविंग प्लेस से, फैमिली से दूर जाकर क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, फूड इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों ना हम कुछ एनिमल्स को अपने पास ही रख लें, उन्हें बांध लें। क्या कंसेप्ट आया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसको क्या कहेंगे, पेस्टोरलिज्म। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, पेस्टोरलिज्म। उसके बाद में क्या हुआ, पेस्टोरलिज्म में कुछ ऐसे था अभी जो एनिमल लेबर थी उसको किसी काम में यूटिलाइज किया जा सकता था, उसको किसी मैन्योर की तरह यूज़ किया जा सकता था, बट ऑल्सो जो पेस्टोरलिज्म था इतना इनफ फूड प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था। तो एग्रीकल्चर का कुछ आइडिया आया, एग्रीकल्चर परफॉर्म होनी स्टार्ट हुई। तो बाद में लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर की। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके, क्या है, डोमेस्टिकेशन या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की देखभाल करके उससे पैदा लेना, वो है अपना एग्रीकल्चर इन द नैरो सेंस। मैंने बताया एग्रीकल्चर से क्या हुआ, अगर मैं कहूं सब कुछ एग्रीकल्चर से ही हुआ तो क्या मैं गलत हूं? सब कुछ इन द सेंस कि एग्रीकल्चर ने क्या किया, प्रोडक्शन क्या हो गई, एक्सेस में हो गई। उस एक्सेस प्रोडक्शन का क्या हुआ, भाई अपने एंसेस्टर से बेच के नहीं आ सकते, मंडी नहीं थी उस टाइम पे, बार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। अभी एक्सेस वाज एक्सचेंज इन द किसकी जगह, कोई अदर नेसेसरी आइटम्स है उसकी जगह पे द एक्सेस वाज एक्सचेंज्ड। इसको क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। भाई मैंने पड़ोसी को अपना गेहूं दे दिया और पड़ोसी से कुछ दूध या कुछ दही या पहनने के कपड़े, जूते, कुछ और ले लिया एक्सचेंज में, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम।
बार्टर सिस्टम के बाद में भी क्या हुआ, अभी लोगों को लगा भी हम इनफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्लोज सेटलमेंट्स में रहने लगे, पास पास रहने लग गए। सेटलमेंट्स से क्या हुआ, वो बड़ी बड़ी सिटीज़ बनी जिसको हम सिविलाइजेशन कह देते हैं। सिविलाइजेशन मतलब अपने नाम सुना होगा राखीगढ़ी का, राखीगढ़ी से आप नाम सुन सकते हो। राखीगढ़ी क्या है, हिसार के अंदर किसका पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या लगा, अभी लोग एक जगह आकर इकट्ठा होकर रहने लग गए। एग्रीकल्चर था वो जिसने उनकी पेट की भूख मिटाई और लोगों को लगा अभी हम इकट्ठा रह सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे सबसे बड़ा चीज क्या है, सेक्टर क्या है, ट्रेड। ओके, बेसिकली क्या बात की हमने, अपने जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, हंटर एंड फूड गैदरर। कुछ कमियां लगी तो वो पेस्टोरलिज्म करने लग गए, फिर कुछ और कमियां थी जिसको इंप्रूवमेंट करके एग्रीकल्चर आया। एग्रीकल्चर गेव बर्थ टू ट्रेड एंड सिविलाइजेशन। ओके, ये अपनी 4 चीजें थी हिस्ट्री के अंदर बेसिकली। अब थोड़ा सा इसको टाइम स्केल पे देखते हैं, हिस्ट्री क्या थी। टाइम स्केल का मतलब बच्चों क्या है, भी तुम लोगों ने एडी और बीसी का नाम सुना होगा ना। एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, क्या है कोई आई मीन टू से एडी का मतलब है एनो डोमिनी और बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट। एनो डोमिनी को हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं आफ्टर क्रिस्ट। ओके, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, काफ़ी समझने वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा। बीसी मैंने क्या बताया, बिफोर क्रिस्ट। एडी क्या है, एनो डोमिनी या हम कह सकते हैं आफ्टर क्रिस्ट। तो हम एक टाइम स्केल ले लेते हैं। क्या हुआ, दरअसल हम किसकी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर कैलेंडर नहीं था जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो कैलेंडर नहीं था तो अपने जो एंसेस्टर्स है उन्होंने क्या लिया, एक फेमस पर्सनैलिटी है जिसका नाम सभी ने सुना होगा। क्या नाम है उसका, जीसस क्राइस्ट, मतलब यीशु जिसको कहते हैं। तो वो एक फेमस पर्सनैलिटी थी उस टाइम की। तो यीशु का जिस दिन जन्म हुआ था, जिस साल जन्म हुआ था, उस साल को बंदों ने क्या ले लिया, 0। ओके, 0 ले लिया, मतलब 0 साल यीशु जीसस का बर्थ हुआ। 0 सेंचुरी कह सकते हैं हम, 0 ईयर कह सकते हैं। उसके बाद में क्या है, ये क्या चल रहा है आज 2021, क्या लिख दूं, एडी लिख सकता हूं मैं इसको। इसका क्या मतलब है, जीसस के बर्थ को 2021 साल बीत चुके हैं। ओके, क्या जीसस से पहले हिस्ट्री नहीं थी, थी हिस्ट्री। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, भी 0 के बाद में क्या आता है, नंबर लाइन से समझ सकते हो। 100, फिर उल्टा चलेंगे हम, 200, इस हिसाब से 1000, 2000, ये आ जाएगा बीसी। ये क्या है, बीसी, और ये क्या है, एडी। ओके, ये तो अपना बीसी और एडी का कंसेप्ट। तो अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन किस वे में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है, अभी एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुई, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कब स्टार्ट हुई, 7500 बीसी, 7500 बीसी के अंदर कल्टीवेशन स्टार्ट होगी क्रॉप्स की। डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक ऐसे आ गया। या दूसरी वे में कैसे पूछा जा सकता है, आज से कितने साल पहले कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप हुई थी। 7500 बीसी के अंदर हमें पता है आंसर, कितना बीसी, कितना बीसी बताया, 7500 बीसी। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा ही ऐसे आ जाए, या मैंने पूछ लिया अभी कितनी साल पहले, आज से कितने साल पहले, तो 7500 बीसी तो ये हो गया और 2021 ये हो गया। तो हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करने पे अपना 9500 साल पहले करीबन ये स्टार्ट हुई थी। तो इस 2 वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था, क्या बताया था, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ना, सबसे पहला क्या था अपना, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। अब इसको हम टाइम स्केल के अंदर फिट करते हैं। टाइम स्केल इन द सेंस कब स्टार्ट हुई, 10,000 बीसी के अंदर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग स्टार्ट हुई। ओके, हम अब करीब आ रहे हैं 2021 के, दूर नहीं जा रहे। 10,000 बीसी के अंदर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग स्टार्ट हुई। ओके, पहला पॉइंट मेरा यही है। उसके बाद में क्या हुआ था, क्या हुआ उसके बाद में, 10,000 बीसी के अंदर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग मैंने बताया। उसके बाद में हुआ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो थोड़ा सा पॉइंट मिसिंग है इसके अंदर। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स 9500 बीसी के अंदर जो हुआ था। अब एनिमल्स से बात आती है तो वैसे तो बेसिकली डॉग वाज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल।
फिर क्या हुआ, शीप एंड देन गोट वाज द थर्ड। ओके, उसके बाद में 10,000 की बात कर ली, 9,500 BC की बात कर ली, 7,500 BC में क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हुई। व्हाट वर द फर्स्ट क्रॉप्स कल्टीवेटेड? व्हीट एंड बार्ले। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हीट एंड बार्ले वर द फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप्स। ओके, अब क्या हुआ बाद में 7500 के बाद में हम आते 3400 BC पे। जो इंपॉर्टेंट अपने डेट्स है ना उनको सीक्वेंस में कवर किया हुआ है। ओके, 3400 BC के अंदर किसका आविष्कार हुआ? पहिए का। पहिया इन द सेंस व्हील। व्हील किस में हेल्प किया? ट्रांसपोर्टेशन। व्हील का आविष्कार हुआ 3400 BC में। उसके बाद में 3000 BC के अंदर अपना ब्रोंज जो कि एक एलॉय है उसका यूज़ हुआ, उसका यूज़ होने लग गया, तो एक टाइप से अच्छी बात थी। तो उस 3000 BC में जो ब्रोंज का आविष्कार हुआ, डिस्कवरी हुई, उसको 2900 BC के अंदर लोगों ने यूटिलाइज किया और क्या बनाया? प्लो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, प्लो व्हेन वाज अ प्लो इंट्रोड्यूस्ड और इन्वेंटेड? 2900 BC टू 900 BC। और इसके अंदर क्या हुआ था? अपनी इरिगेटेड फार्मिंग है वो स्टार्ट हो गई थी। ओके, दो चीज बनती है अपनी, प्लो एंड इरिगेटेड फार्मिंग वो स्टार्टेड। उसके बाद में हम करते हैं 2300 BC, 2200 BC और 1500 BC। 2300 BC में क्या हुआ? चिकपी, कॉटन एंड मस्टर्ड की कल्टीवेशन हुई। जैसे हमने पढ़ा था व्हीट एंड बार्ले, ये इंपॉर्टेंट इन द सेंस है कि सबसे पहली थी। अब 2300 BC के अंदर चिकपी, कॉटन एंड मस्टर्ड, और 2200 BC के अंदर अपना राइस, एंड 1500 BC के अंदर है क्या? शुगर केन, गन्ना। ये तीन चीजें किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? हम बात करें हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर इतने साल पहले ये चीजें उगाई जा रही थी, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या है? इंडिजीनियस क्रॉप्स। इतने साल पहले भारत में उग रही थी, मतलब ये यहाँ पे ही हुई है, तो ये बाहर से नहीं लाई गई। तो ये क्या है? इंडिजीनियस क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स इंडिजीनियस? शुगर केन, मस्टर्ड, कॉटन, चिकपी एंड राइस। ओके, अगली चीज है, हम आ जाते हैं फिर 1400 BC पे। ओके, 1500 BC पे खत्म किया, 1400 BC पे आयरन का आविष्कार हुआ, लोहे का। लोहे ने पूरी एग्रीकल्चर सिनेरियो को ही चेंज करके रख दिया, क्योंकि लोहे की क्या बनी होती है? एक्स मतलब कुहाड़ी। ठीक है, कुहाड़ी का किस चीज में यूज होता है? एक्स जो अपनी होती है ना, लकड़हारा जो यूज करता है। लकड़हारा किस में यूज करेगा? बेसिकली फॉरेस्ट के क्लियरेंस में। पुराने टाइम पे अपने जंगल ही जंगल थे, लोगों ने क्या किया? फॉरेस्ट क्लियर किया और दैट लैंड हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो मतलब एक टाइप से अपना एरिया बढ़ गया। किसका? क्रॉप का एरिया बढ़ रहा था, तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा। फिर बड़ी बड़ी सिटीज, मगधा एम्पायर और मौर्यन एम्पायर, इस टाइप के, अशोका, और ये किस चीज पे बेस्ड थे? सब कुछ किसने रिवोल्यूशनाइज किया? आयरन। आयरन ने सब कुछ चेंज किया, क्योंकि आयरन के इंप्लीमेंट्स यूज होने लग गए। जो अपना प्लो था, जैसे कि मैंने बता रहा था, 1400 BC के अंदर आयरन का हुआ आविष्कार, और 1000 BC के अंदर लोहे का हल बन गया। लोहे का हल काफी इंपॉर्टेंट था इन द सेंस इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन सिनेरियो। हम बात करते हैं 1500 AD एंड 1600 AD। अब हम कुछ अपनी हिस्ट्री से रिलेट करें। 1500 AD के अंदर जो हुआ था अपना कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, ब्रिंजल एंड पोमेग्रेनेट, अनार, अपनी बैंगन और जो संतरा है, उनका कल्टीवेशन हुआ था 1500 AD। अब हम 1600 AD, कुछ याद आया? 1600 AD 1502 के अंदर कौन आया था? वास्को डी गामा। कहाँ से आया था? पुर्तगाल। क्या था वो? पुर्तगीज था। किस लिए आए थे? क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना गया? सोना था? नहीं, फूड क्रॉप्स, स्पाइसेस, इसमें भरपूर मात्रा में अवेलेबिलिटी थी। किन चीज़ों की कमी लगी पोर्तुगीज़ को अपने गोल्डन इंडिया के अंदर? वो चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। एक तो हॉर्टिकल्चर की टेक्निक इंट्रोड्यूस की इन्होंने। बाकी क्रॉप्स कौन सी इंट्रोड्यूस की? मैंने बताया आपको, ये क्या है? इंडिजीनियस क्रॉप्स। 1500 AD की, 1600 AD की बात कर रहे हैं हम। 1600 AD कितने साल पुराना है? 400 500 साल ही पुराना होगा, ज़्यादा नहीं है। तो वास्को डी गामा आया था पहली बार यहाँ पे, सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। तो उसने क्या किया? मतलब आया तो मुगल्स भी थे, बट सी रूट, समंदर के रास्ते के जरिए आया था। ओके, तो उसने कुछ, आई मीन टू से, उसने नहीं, पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस की। कौन सी क्रॉप्स? टोबैको, टमाटो, पोटैटो, और बाकी हम देखते हैं पपाया, चिल्लीज, पाइनएप्पल, अमेरिकन कॉटन और ग्राउंड नट। These were introduced in the 1600 AD.
तो बेसिकली हमारी हिस्ट्री थी। अब हिस्ट्री किस वे में थी, ये थोड़ी सी काफ़ी हिस्ट्री वाली हिस्ट्री थी, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री थी। अब हम एग्रीकल्चर की इंडियन सिनेरियो के अंदर हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर की जो हिस्ट्री है वो किस पे बेस्ड है, इंस्टीट्यूट्स, ओनली एंड ओनली इंस्टीट्यूट्स जो खुले गए थे। तो हम इंस्टीट्यूट्स की हिस्ट्री भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट्स की हिस्ट्री। तो ये अपना हो गया थोड़ा सा बेसिकली हिस्ट्री के बारे में। अब इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले कब 1871 लिखा हुआ है ना, कितना 1871, 1871 के अंदर क्या हुआ, अ जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेवेन्यू एंड कॉमर्स वाज ओपन्ड, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, DRAC। DRAC खोला गया। किसने रिक्वेस्ट की, A.O. ह्यूम, जिसने कांग्रेस बनाई थी। किससे रिक्वेस्ट की, लॉर्ड मायो, आई थिंक लॉर्ड मायो, यस इट इज लॉर्ड मायो। A.O. ह्यूम के कहने पर लॉर्ड मायो ने क्या खोला, DRAC। DRAC के अंदर क्या दिक्कत लगी उन्हें, फेमीन कमीशन आया था बच्चों, एक फेमीन कमीशन 1880 के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो। तो फेमीन कमीशन ने सजेस्ट किया अभी एग्रीकल्चर को कुछ इंपॉर्टेंस दी जाए, उसका एक अलग से डिपार्टमेंट खोला जाए। तो 1880 के अंदर सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर खोल दिया गया, आई मीन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, 1871 के अंदर DRAC एक जॉइंट डिपार्टमेंट था। 1880 के अंदर फेमाइन कमीशन की रिकमेंडेशन पे उसको सेपरेट डिपार्टमेंट दे दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फिर इंपॉर्टेंट ईयर्स है, जैसे कि 1905 की बात कर रहे हैं। 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया। कहाँ पर, पूसा। पूसा कहाँ पर है, बिहार। बट उस टाइम 1905 में कहाँ था, बंगाल। बट क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, बिहारी करना। 1905 में कहाँ खोला गया, उसमें करेंगे बिहार। ओके, IARI के बाद में 1900, इसी दौरान 1901 और 1905 के बीच में ऐतिहासिक 6 कॉलेजेस खोले गए थे। किसके, एग्रीकल्चर के रिलेटेड एग्रीकल्चरल कॉलेजेस खोले गए थे। लोकेशन क्या है, पुणे, कानपुर, साबोर, नागपुर, लेआलपुर एंड कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। ये 6 कॉलेजेस खोले गए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हुए 5 साल के अंदर पहली बार 6 एग्रीकल्चरल कॉलेजेस का खुलना काफ़ी इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री के अंदर। तो हमने 1905 की बात की, 1901 से लेकर 1905 तक की बात करने के बाद में हम मे भी आते हैं 1912 के अंदर। 1912 के अंदर क्या था, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, कहाँ है ये, SBI बैंक नहीं, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है ये, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर। इंपॉर्टेंट मैंने कहा, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक लौता मेजर इंस्टीट्यूट्स है, किसका, शुगर केन का। और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, इसने नोबलाइजेशन ऑफ केन में हेल्प की। नोबलाइजेशन ऑफ केन क्या हो, कंटेंट जूसी और मीठे हैं, स्वीटर। तो वो कंट्रीब्यूशन क्या था, उस प्रोसेस को क्या दिया गया, इसके अंदर डिजीज़ कम आ रही है, इसको कहते हैं नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। इसको थोड़ा हम डिटेल में आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। 1912 के बाद हम बात करते हैं 1929, जिसके अंदर ICAR खोला गया। इसको कोई दो राय नहीं है कि मैं कहूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या है, एपेक्स बॉडी फॉर द एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड एवरीथिंग एल्स, आई मीन टू से। ICAR याद कर लो अच्छे से, 1929 के अंदर खुला था। क्या नाम था इसका जब खुला था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के बाद में इसको ICAR लिख दिया गया। इन द सेंस ICAR रिप्लेस, जो इंपीरियल वर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया गया इंडियन से 1947 के अंदर, है ना, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। अब 1960 की बात आती है। 1960 जो पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी, 1901 से 1905 के बीच में क्या था, कॉलेजेस खुले थे, यूनिवर्सिटी नहीं खुली थी। पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब खुली, 1960। नाम क्या था उसका, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है ये, पंतनगर, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। पंतनगर के अंदर GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में खुली थी पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके, हम बात करते हैं, ये पॉइंट ऐसे ही है
फिर 1960 के बाद में एक ऐतिहासिक रिवॉल्यूशन आता है, सबने सुना होगा, MS स्वामीनाथन ने जो किया था। क्या था वो? 1965 से 1967 या फिर हम कहते हैं 1960s के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था बेसिकली? किसका इंट्रोडक्शन था? इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी क्या होती है? बेसिकली जो शॉर्ट ड्यूरेशन एंड शॉर्ट हाइट की वैरायटी थी, जो मतलब भी तेज हवाओं में इरिगेशन देने पे नीचे ना गिरे और क्रॉप लॉस ना हो। क्या थी? हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस एंड व्हीट वो इंट्रोड्यूस हुई थी, जो क्या थी? रिस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इरिगेशन। ओके, इसको हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 से 67। इससे क्या हुआ था? जो अपना इंडियन की प्रोडक्शन है ना एग्रीकल्चर की, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। तो इस दौरान कुछ वो भी चले थे, ग्रो मोर फूड कैंपेन, और जो एक टाइप से हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही अब फूड को, बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज MS स्वामीनाथन। देन कम्स द 1982 नबार्ड। नबार्ड की स्थापना हुई कब? 1982। क्या है नबार्ड? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भी जितनी भी जो अपनी स्कीम्स है ना सिलेबस के अंदर जो हम कवर करेंगे, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, उसके लिए जो फंड आ रहा है वो कौन रिफाइनेंस करता है? बैंक्स को, नबार्ड। वो नबार्ड का काम है। तो ओके स्टूडेंट्स, अगली चीज़ है, ये अपनी थी हिस्ट्री। अब हमने बात की ICAR एंड IARI। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है, इसकी भी हमें हिस्ट्री करनी है, तो हम इसको बेसिकली थोड़ा सीक्वेंस के अंदर समझते हैं। क्या बात हुई थी? 1905 के अंदर क्या खोला गया? IARI। क्या था वो? इंपीरियल था नाम, इंडियन नहीं था उस टाइम। क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूषा में बनाया गया था ये। पूषा कहाँ था? बिहार। किसने बनाया? वाइसरॉय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड कर्जन। अब 1905 में इसको बना दिया पूषा। एक चीज बताता हूं आपको, पूषा का क्या मतलब है? पी का मतलब है फिलिप्स ऑफ USA। इससे नाम लिया गया। P स्टैंड्स फॉर फिलिप्स एंड USA पूषा। तो इसका क्या मतलब था? जो अपना वाइसरॉय था ना लॉर्ड कर्जन, उसको डोनेशन मिला था। किससे? फिलिप। कहाँ का था वो? USA का। किसके लिए डोनेशन मिला? IARI के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो इसलिए उस जगह का नाम भी पूषा रख दिया गया। अब हुआ दरअसल ये कि जो डोनेशन मिलकर जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो सारी ढह गई। किसकी वजह से? जो 1934 के अंदर अर्थक्वेक आया था। ओके, तो 1936 में उस बिल्डिंग को शिफ्ट करना पड़ा बिहार से, पूषा से। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। IARI ऑन द पूषा रोड, जो नई दिल्ली की तरफ जाता है, वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया। 1947 के अंदर भारत आज़ाद था। इंपीरियल जो वर्ड है उसका मतलब होता है शाही। शाही किसके लिए यूज़ होता है? जो अपनी क्वीन होती है ना, जैसे क्वीन अपनी इंग्लैंड की, उनके लिए रॉयल, इंपीरियल, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो इस वर्ड को अंग्रेजी हिस्ट्री को हटाने के लिए हमने इंडियन से रिप्लेस कर दिया। कब? 1947, और वी कैन सिंपली से आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर 1958 के अंदर IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। मतलब IARI बेसिकली क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाम से पता लग रहा है। बट डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब हो गया अभी अब उसके अंदर बच्चे भी पढ़ सकते हैं। 1958 के दौरान इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ICAR। कब खुला था? किसने खोला? किसकी रिकमेंडेशन पे? हम देखते हैं 1926 रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया। कौन सा कमीशन? RCA। किसने बनाया? लॉर्ड लिनलिथगो। हमने 3 लॉर्ड की बात की। एक तो लॉर्ड मायो की 1871 के अंदर, दूसरे लॉर्ड की 1905 के अंदर। कौन सा था? लॉर्ड कर्जन। और तीसरा लॉर्ड जो अपना है 1926 के अंदर, लॉर्ड लिनलिथगो। 1928 के अंदर जो कमीशन आया था 1926 के अंदर, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट को देखते हुए 16 जुलाई 1929 को ICR की स्थापना हुई। इसको ICR डे के नाम से भी जाना जाता है। जो स्टार्टिंग में क्या था? वो ऐसा सोसाइटी रजिस्टर था। ICR क्या था? एपेक्स बॉडी नहीं था स्टार्टिंग में, वो क्या था? एक सोसाइटी थी।
अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोहम्मद हबीबुल्लाह, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोहम्मद हबीबुल्लाह वो एक क्या थी सोसाइटी। फिर क्या हुआ, बेसिकली वही चीज़ इंडिपेंडेंस के दौरान और उस गतिविधियों के दौरान उसका नाम भी इंपीरियल से इंडियन रिप्लेस कर दिया गया एंड 1966 के अंदर आईसीआर को फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दे दिया गया। और इसका पहला जो वो था ना अंडर द डीजी, डीजी का मतलब क्या होता है डायरेक्टर जनरल, वो क्या था बीपी पाल, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी डीजी कौन है वो भी हम बात करेंगे, त्रिलोचना मोहपत्रा, अगली स्लाइड में भी है। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, डीजी जो अपना है पहला बीपी पाल, उसने क्या किया था, उसने जो एक्रिप प्रोजेक्ट होते हैं ना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर जैसे मैंने वीट पे लॉन्च कर दिया, तो वीट पे सारे इंडिया में जितने भी साइंटिस्ट है वो मिलके एक क्यूमुलेटिव रिसर्च करेंगे, कोई वैरायटी निकालेंगे, कुछ इन्फ्रेंस निकालेंगे अच्छा सा। तो ये एक्रिप्स जो थे ना बाद में अलग अलग क्रॉप्स पे स्टार्ट होते गए, वो एक्चुअली में स्टार्ट किसने किया था, बीपी पाल ने। तो बच्चों ये हिस्ट्री थी आईसीआर की, आईएआरआई की। बट एक इंस्टीट्यूट और है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, गेस करो, उसका नाम है सिंपली एचएयू। क्या है, सीसीएस एचएयू, सीसीएस एचएयू। इसका स्टार्टिंग में नाम क्या था, कब खुली, ये खुली 2 फरवरी 1970, 2 फरवरी 1970 के अंदर इसको खोला गया। किस नाम से खोला गया, एचएयू, नोट सीसीएस एचएयू। क्या थी, पंजाब और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये दोनों जब पंजाब और हरियाणा अपना एक था, हरियाणा कब बना था 1966 के अंदर, तब हरियाणा की अलग और पंजाब की पीएयू जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो अलग हो गई। तो 2 फरवरी 1970 को इसको खोला गया हरियाणा एचएयू के नाम से, और 31 अक्टूबर 1991 के अंदर इसका नाम चेंज हो गया, इसके नाम के साथ क्या जुड़ गया, चौधरी चरण सिंह, जो कि क्या थे, भारत के 7वें प्रधानमंत्री। और इनके नाम पे इनके जो जन्म दिवस होता है 23 दिसंबर क्या बनाया जाता है, किसान दिवस या फार्मर्स डे, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसका पहला वीसी कौन था, एएल फ्लेचर। अभी वीसी कौन है, डॉक्टर समर सिंह। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है, मिस्टर जयप्रकाश दलाल। एक बात मैंने की थी, डीजी, पहला डीजी कौन था, बीपी पाल, बट अब डीजी कौन है, किसका, आईसीआर का, क्योंकि आईसीआर क्या है, रेगुलेटिंग बॉडी, मेन एपेक्स बॉडी जो कंट्रोल करती है। अभी है त्रिलोचन मोहपत्रा। पहला एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिकॉल करिए। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली था अपना, एक लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। क्या हमने किया, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, एग्रीकल्चर क्या है, आर्ट एंड साइंस है, ब्रॉड सेंस में क्या है, नैरो सेंस में क्या है, जीडीपी कितनी है, और उस जीडीपी के अंदर हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ें हमने देखी। उसके बाद में हमने एक बेसिक सी हिस्ट्री की, क्या हिस्ट्री थी, हंटर एंड फूड गैदरर, उसके बाद में पेस्टोरल, फिर एग्रीकल्चर एंड फिर ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में हमने उस जो बेसिक सी हिस्ट्री थी उसको टाइम स्केल पे फिट किया, कैसे 10,000 बीसी के अंदर था, फिर 9,500 बीसी के अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, 7,500 बीसी के अंदर क्या था, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, 750 के बाद में 3400 बीसी, उस तरह हम आते आते 1600 एडी तक आए। 1600 एडी में क्या था, पुर्तगीज ने कुछ क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की, जैसे टोमेटो, पोटैटो, टबैको एंड एक्सेट्रा, चिल्लीज एक्सेट्रा, ओके। उसके बाद में ये थी एक बेसिक सी हिस्ट्री। और फिर हमने की इंस्टीट्यूट्स की हिस्ट्री इंडिया के अंदर, जैसे हमने स्टार्ट किया 1871 के अंदर और अभी ख़त्म किया था मे बी 1882 के अंदर। क्या खुला था 1882 के अंदर, नबार्ड। 1871 के अंदर क्या था, DRAC, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेवेन्यू एंड कॉमर्स, जिसको DRAC कहते हैं। किसने खोला था, किसकी रिक्वेस्ट पे, AO ह्यूम की रिक्वेस्ट पे लॉर्ड मायो ने खोला, ओके।
ये थी इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री। फिर हमने दो इंस्टीट्यूट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या थे वे, IARI 1905 के अंदर एंड ICAR 1929 के अंदर। और हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया किसका, अपनी एवरग्रीन CCS HAU का। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।